अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जो मेथोडोलॉजी करनी है दैट इज अबाउट पैनल डाटा रिग्रेशन। पैनल डाटा रिग्रेशन के बारे में आपको गाइड करना है। आई होप कि इस सेशन से, इस लेक्चर रिकॉर्डिंग से आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करने लगी हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, सबसे पहले जो कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी है और वो ज़रूरी हैं रिगार्डिंग द पैनल डाटा रिग्रेशन, और वो ये हैं कि देखो, कोई भी मॉडल आपने इस्तेमाल करना होता है, कोई भी मॉडल आपने यूज़ करना होता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक कोई भी हो, उसका कुछ कोई ना कोई पर्पस होता है ना। विदाउट एनी पर्पस या कुछ विदाउट एनी अजम्पशंस आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नॉर्मली इकोनॉमिक्स में भी देखा जाता है और वैसे भी कोई ना कोई पर्पस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा डेटा पैनल है, तो पैनल डाटा रिग्रेशन या जीएमएम टेक्निक लगेगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि क्यों। और दूसरा सवाल ये है कि इफ़ आई हैव ऑप्टेड वन टेक्निक, मैंने ये चूज़ कर लिया कि मैंने पैनल डाटा रिग्रेशन पे काम करना है, तो फिर मैंने ये देखना है कि उस पैनल डाटा रिग्रेशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वो रिक्वायरमेंट्स मैं अजम्पशंस बोल रही हूँ। वो अजम्पशंस क्या हैं कि वो, क्योंकि अगर वो अजम्पशंस मीट होंगी तो फिर हम वो पैनल डाटा रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यही जो फॉर्मूला है, यही लगता है, यही इस्तेमाल होता है व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एनी मेथोडोलॉजी फॉर योर स्टडी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी स्टडी के लिए अजम्पशंस ओएलएस की प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल उसमें कोई एक आध पॉइंट जो है वो मैं इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेथोडोलॉजी, जो कि मे बी जीएमएम हो सकती है। नॉर्मली ये होता है कि जब आप पैनल डाटा रिग्रेशन कर रहे होते हैं तो एंडोजेनिटी का, ऑटो कोरिलेशन का इशू आ जाता है। तो उसकी वजह से फिर आप ये करते हैं, मल्टीकोलिनियरिटी का इशू आ जाता है, उसकी वजह से आप ये करते हैं कि आप फिर दूसरी मेथोडोलॉजी की तरफ मूव कर जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं कर पाते तो आप दूसरी मेथोडोलॉजी से भी उसको एड्रेस कर लेते हैं। तो ये बेसिक एक बात है। अब चूंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 3 ग्रुप्स के लिए हम पैनल डाटा रिग्रेशन की मेथोडोलॉजी करेंगे, तो हम उसको देख लेते हैं। चूंकि वी हैव डिसाइडेड, और अगर उसमें प्रॉब्लम आएगा तो उसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इसकी अजम्पशंस क्या हैं। तो इसकी अजम्पशंस मैंने निकाली हैं यहाँ से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बेसिकली अजम्पशंस हैं। 6 अजम्पशंस हैं रिग्रेशन की, ओएलएस की, पैनल डाटा रिग्रेशन की। पैनल डाटा रिग्रेशन की जो अजम्पशंस हैं, ये आपको सबसे पहले डायग्नोस्टिक्स हैं बेसिकली, जो आपको चेक करने होते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है, जो आपका रिग्रेशन ओएलएस कहता है कि द लीनियर मॉडल जो है आपका रिग्रेशन मॉडल, वो लीनियर होना चाहिए इन पैरामीटर्स में। लीनियर पैरामीटर से मुराद ये है कि कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ना हो उसमें। क्वाड्रेटिक से मुराद ये कि जो आप इक्वेशन बना रहे हैं उसमें आपने x1 x2 x3 जो नहीं है वो इसी तरह कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक बना दें। तो ये आईवीज और डीवी के साथ वो जितने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में आप जितने मल्टीपल वेरिएबल्स ऐड करते जाएंगे तो वो उसी कैपेसिटी में ऐड होंगे। वो एक्सपोनेंशियल तरीकाकार नहीं होगा या कोई क्वाड्रेटिक तरीकाकार तैयार नहीं करेंगे, लीनियर फॉर्म में यू विल ऐड देम। फिर देयर इज अ रैंडम सैम्पलिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली यू गेट अ सैंपल एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग द टेक्निक। आप ऑब्वियसली आपने सैंपल कलेक्ट किया और अब आप उस पर करेंगे, रैंडम सैंपल है। उसके बाद कंडीशनल मीन है, दिस शुड बी जीरो। इससे भी जो ये तो जो दो चीजें हैं ना कि कंडीशनल मीन शुड बी जीरो, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये जो इसकी assumption है, ये बेसिकली लीड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मलिटी वाला फंक्शन। आपने देखा होगा एक बेल कर्व बनाते हैं, देखते हैं कि डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। वो तभी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जब आपका डेटा जो जितनी एंट्रीज हैं वो मीन से सेम फासले पे होती है, सेम डिस्टेंस पे होती है। तो अगर मीन आपका जो है हम द सेंटर पॉइंट, बेल कर्व एक बनता है इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज में। अगर आप अपने डेटा को प्लॉट करें तो और वो बेल कर्व बनता है, वो नॉर्मल, तो कहते हैं कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें कोई आउटलायर नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज, ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कि आपकी फाइंडिंग्स को वो जो है वो डिस्टर्ब करे। ऐसी कोई अनयूजुअल एंट्री नहीं है उसमें, क्योंकि एक हार्मनी में चल रहा होता है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई भी एक आइटम है, जैसे बोर्ड्स, जैसे एसेट्स की ले लो वैल्यू, तो एकदम ड्रास्टिक चेंज तो बहुत कम सिनेरियोज में आता है। वो आउट ऑफ द वे कोई सिनेरियो एक्सेप्शनल केस हो, अदरवाइज तो नॉर्मली मोर और लेस कुछ परसेंटेज में आगे पीछे 19-20 में फर्क आ रहा होता है, तो पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू आउटलायर है। फिर आप उसे टिक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि वाई दिस एन आउटलायर। तो ये जो कंडीशनल मीन का जो assumption है, दैट मींस टू, पहली दो assumptions तो इतना वो विजिबल नहीं है, बिकॉज ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपने सैम्पलिंग की है, रैंडम सैम्पलिंग है और मॉडल आपका लीनियर है, या तो assumption है। फिर तीसरी जो एग्जाम्पल है जिसमें नॉर्मलिटी की बात है, वो हम प्लॉटिंग करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, उसको प्लॉट करके डेटा को देख लेते हैं, तो पता चल जाता है डेटा नॉर्मल है या नहीं। नहीं है तो फिर उसको नॉर्मल किया जाता है, उसके भी तरीके हैं। उसके बाद मल्टीकोलिनियरिटी आपने देखा होगा, जैसे देखो यहाँ एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एक बीटा 1 है, बीटा 2 है, बहुत सारे लोगों के दो दो तीन तीन वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होते हैं।
अब ये जो आईवीज की साइड पे जाओ, दो तीन वेरिएबल्स ले लेते हैं, तो आपने ये देखना होता है कि क्या जो आईवीज है उनका अगर आपस में कोई रिलेशनशिप को रिलेशन अगर निकल आए, इसका मतलब है कि डेटा में मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम है। ये मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व करना होता है। इसके भी कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से इसको सॉल्व किया जाता है। फिर आपका विद रिस्पेक्ट टू योर डेटा जो मसला आएगा हम उसके अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व करेंगे। पहले ये देखना जरूरी है कि इसमें मसाइल हैं क्या, असम्पशंस क्या है, जो हमें पहले क्लियर करनी है, देन हम मूव करेंगे पैरेलल डेटा रिग्रेशन की तरफ। उसके बाद एक इसमें आखिरी जो इसकी असम्पशन है वो ये है, एरर टर्म नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसी एक उसमें हम लेते हैं कि हम डेटा को प्लॉट करके देख लेते हैं। तो मेन जो इसमें चीज़ है वो होमोसिडास्टिसिटी और नो ऑटो कोरिलेशन है। कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपने एक मॉडल एक टॉपिक को आप पिक किया, आपने फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, उसमें आपने 3 वेरिएबल ले लिए और आपने कहा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो जो डी आपका कम प्रॉफिटेबिलिटी में भी उस पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको नोट पैड पे करके दिखाती हूँ, आई थिंक आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। जैसे ये देखो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एस। अब मैं जो मेजर कर रही हूँ, मैं कम प्रॉफिटेबिलिटी मेजर कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि वो डिपेंड कर रही है किस पे, ये आपका इंटरसेप्ट है। उसके बाद बीटा वन, जैसे मैंने कह दिया, लेट्स सपोज लिक्विड करंट रेशियो है, ये आपका बीटा वन है, प्लस बीटा टू आपका जो है वो आपका क्विक रेशियो है, प्लस थर्ड रेशियो आप कर लें, बीटा थ्री आप कर लें, फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर लें या रिसीवेबल रेशियो कर लें, अकाउंट रिसीवेबल। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा मॉडल है फॉर एग्जांपल, और इसको मैं मेजर करने जा रही हूँ पैरेलल डेटा रिग्रेशन के थ्रू, ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई है या नहीं। मैंने इन सारी रेशियोज का डेटा भी कलेक्ट कर लिया। लेकिन अब ये एक सोचने की बात ये है कि देखें, जरूरी तो नहीं है कि ये 3 रेशियोज ही आपका पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक बड़ा डोमेन है, उसमें बेतहाशा वेरिएबल्स है। तो ये एक जस्टिफाइड बात नहीं लगती कि ये जो 3 वेरिएबल्स है इसकी बेसिस पे आप ये फैसला कर दें कि किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करते हैं, हमने देखा होगा डिफरेंट मॉडल में एक एप्सिलॉन टर्म है ई, हम ऐड करते हैं, आप भी अपने मॉडल में करेंगे। इसका ये पर्पस होता है कि हमारी अजम्पशन, मेरी अजम्पशन के मुताबिक ये जो 3 मैं एज्यूम कर रही हूँ, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मुझे इकोनॉमिक्स वाला प्रिंसिपल है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। मैंने ये 3 चीज़ें पिक किया, मैं ये देख रही हूँ कि इनका जो इम्पैक्ट है वो कम प्रॉफिटेबिलिटी पे है। बाकी जितने भी इफेक्ट हैं, जितने जो मैंने इग्नोर किए हैं, वो सब इसमें कवर हो रहे हैं। ये मैं एज्यूम करती हूँ जब मैं ये मॉडल बनाती हूँ। तो ये इसकी बेसिस पे, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने देखना है कि इनके बीच में अगर रिलेशन कोरिलेशन निकल आता है तो वर्टिकोलिनियरिटी है। इस पूरे डेटा को मैंने प्लॉट किया और मैंने देखा कि मीन जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल एक बेल कर्व बनना चाहिए सिंपल लेवल लैंग्वेज में। दैट मीन्स मेरा डेटा नॉर्मल है। जो हेटेरोस्केडास्टिसिटी है वो ये कहती है कि जब मैं इसको चेक करूँ, इसकी जो वैल्यूज हैं, ये भी कैलकुलेट होता है ना, इसकी जो वैल्यूज निकले उनके बीच में वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक वैल्यू जो दूसरी वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 2 वैल्यू के बीच में डिफरेंस, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनका जो वेरिएंस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। हेटेरो का मतलब होता है जो, होमो का मतलब होता है कांस्टेंट, और स्केडास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो इनका डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये हेटेरोस्केडास्टिसिटी है, ये हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी होमोस्केडास्टिक। एरर टर्म्स में जितनी वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उनका जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये बेसिकली इसकी कुछ असम्पशंस हैं जो हमें पहले सेटिस्फाई करनी है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मेन एनालिसिस पार्ट। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट में क्या है। ये जो हमने चीज़ें देख ली, अब एक डेटा फाइल है जो मैंने अभी यूज़ करने लगी हूँ, ये आपके साथ भी शेयर करूँगी, और ई व्यूज़ का सेटअप आपके पास होना चाहिए जब आप इसे चार्ट करें। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, यू गेट टू सी जो। अच्छा अब मैंने किया क्या कि मैंने कुछ जो फाइल है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट कर लिया ई व्यूज़ के सेटअप में। अच्छा जब मैंने इसको पेस्ट किया, बल्कि पेस्ट करने से ही स्टार्ट करती हूँ, मुझे बताइएगा अगर आपको ये डेटा फाइल मैं अब शेयर करने लगी हूँ, ये मैं पेस्ट करूँगी कॉपी करके, सैम्पल के तौर पर ये यूज़ कर रही हूँ, देखो दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। ये डेटा फाइल है, यहाँ से इसमें चूँकि अभी नंबर ऑफ कंपनीज नहीं है और यहाँ पर ईयर भी नहीं लिखे, मतलब वो भी नहीं लिखा हुआ, ये जैसे कि आप लोगों ने बनाया होगा ना ईयर्स एंड कंपनीज 1 2 3 4 5 उस तरह से, तो यहाँ पे उस तरह से नहीं कॉलम्स दो बने हुए, तो ये इसमें गलती है, आपके में होगा वो ठीक होगा।
यहाँ से डेटा कॉपी किया। अभी मैं सिर्फ सिंपल जस्ट फॉर द सेक कि मैं आपको एक मेथोडोलॉजी सिखा दूँ, उसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, उसको मैं स्टॉप शेयर करती हूँ और शेयर करती हूँ आपके साथ प्रीव्यू की जो स्क्रीन है। यहाँ पे जाके मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर देना, ये मेरे सामने आ जाएगी। अब अगर मेरा यहाँ तो मैंने इसको ऐसे ही जाने दे रही हूँ क्योंकि मैंने मेरी जो फाइल है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उसमें कंपनीज और जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है और ईयर्स नहीं लिखे हुए, आपके में लिखे होंगे तो आप उस हिसाब से देखेंगे। जब इस तरह आप उसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, आपने डेटेड पैनल करना है। जब डेटेड पैनल करेंगे तो यहाँ पे आपने कंपनी लिखना है और यहाँ पे आपने ईयर्स लिखना है। आपके पास कंपनी और ईयर्स का डेटा यहाँ पर आपने ईयर्स 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कंपनी लिखा होगा, लेकिन चूंकि मेरे पास नहीं है तो मैं इसको अनस्ट्रक्चर्ड में जाने दे रही हूँ। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना। उसके बाद जब ये आपके सामने ऑब्जर्वेशन डाटा इंपोर्ट हो जाएगा तो ये आपने आपके वो सारे वेरिएबल्स होंगे जो आपने, ये तो खुद ब खुद जनरेट होती है फाइल, लेकिन ये भी खुद ब खुद, जो मैं कह रही थी ना एरर टर्म कि ये वो बेसिकली ये है, ये खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। और सी भी खुद ब खुद इंटरसेप्ट है बेसिकली, ये भी खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। ये बाकी सारे वो वेरिएबल्स हैं जो डाटा में मौजूद है। आपके भी इसी तरह के जो 3-4 वेरिएबल्स होंगे, एक आईवी और दो चार डी जो है वो सारे इसी तरह आ जाएंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, पैनल डाटा रिग्रेशन है। सबसे पहले मैं स्टेप्स बता देती हूँ, स्टेप्स क्या करने हैं। इसको पहले स्टेप्स को इसको अच्छी तरह समझ लेना, उसके बाद स्टार्ट करना था। अब हम करने ये लगे, मैंने आपको सबसे पहले जो चीज़ बताई दैट इज अबाउट पैनल डाटा रिग्रेशन। पैनल डाटा रिग्रेशन में मैंने आपको बताई कुछ असम्पशंस, ओएलएस की कुछ असम्पशंस होती हैं। लेमन लैंग्वेज में मैं आपको लिखूंगी और आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह। सबसे पहले चीज़ ये है कि डाटा मस्ट बी नॉर्मल, नॉर्मलिटी ऑफ द डेटा। क्वालिटी ऑफ द डेटा यानी कि मीन जो है वो कंडीशन मीन जो है वो आपका 0 होना चाहिए। आप अगर इसे प्लॉट करें अपने डेटा को तो बेल कर्व बनना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मल्टी कोलिनियरिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो नो हेटेरोसिडासिटी, यानी कि अगर हेटेरोसिडासिटी को मैंने लिखा है नो हेटेरोसिडासिटी, इसका मतलब है होमोसिडास्टिक डेटा होना चाहिए। हेटेरो का मतलब होता है वेरिएंस है, होमो का मतलब होता है कांस्टेंट है। तो नो हेटेरोसिडासिटी का मतलब है कि होमोसिडासिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एरर टर्म की आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए और एरर टर्म में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। नो ऑटो कोरिलेशन, ये भी उसी से लिंक्ड है। ये वैसे ऑटो कोरिलेशन की जो असम्पशन है ये टाइम सीरीज डेटा में आपको ज़्यादा दिखती है, लेकिन स्टिल आपको बताने के लिए इसको आप नहीं भी कहेंगे ना, हेटेरो ऑटो को अगर आप नहीं डिस्क्राइब करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नॉर्मलिटी ऑफ द डेटा है और मल्टी कोरिलेशनिटी है। ऑटो कोरिलेशन ये कहता है कि जो एरर टर्म की वैल्यू है ना, पिछली वैल्यू अगली वैल्यू को प्रिडिक्ट ना करे, तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए जो पास्ट वैल्यू या पास्ट का फ्यूचर से करंट, पास्ट का करंट से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। करंट वैल्यू ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। फिर हर वैल्यूज मस्ट बी रैंडम। ये स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द एरर टर्म बात हो रही है। और इसके अलावा जो लीनियरिटी की बात थी वो तो बताइए। ये assumptions हैं, ये पहले फुलफिल होंगी, उसके बाद आप हमें आगे क्या करना है। पहले ये चीज़ें देखेंगे और ये पता चलेंगी कैसे, मैं आपको करके बताती हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपका काम है कि आपने डिस्क्रिप्टिव्स को चेक करना है। डिस्क्रिप्टिव्स में आपको पता चलेगा, डिस्क्रिप्टिव्स भी कुछ एक टेबल होता है वो आपको बताऊंगी, जिसमें आपका मीन आ जाता है, मीडियन आ जाता है, आपका स्क्यूनेस है, वर्टिसेस है, जॉब बेरर, सारी चीज़ें जो डिस्क्रिप्टिव्स है ना, ये आपको डाटा की नॉर्मलिटी के बारे में बताती है। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है फाइनल डाटा रिग्रेशन पे। अगर ये सारी ये सेटिस्फाई हुआ, हिस्टोग्राम आप प्लॉट करके देखेंगे, अगर आपका ये चीज़ ठीक होगी तो आप आएंगे अपनी मेन मेथोडोलॉजी की तरफ, दैट इज फाइनल डाटा रिग्रेशन। फाइनल डाटा रिग्रेशन में जो आप मॉडल बनाएंगे, अब हो सकता है आप इसी डेटा को लेके भी अगर प्रैक्टिस करना है आपने, इसी डेटा को लेके भी अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कि इसका तरीका क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, या पहले इसको करके देख लें या
चलिए इसको भी मैं आप पहले पॉइंट्स बता देती हूँ हमने करना क्या है। सबसे पहले आपने करनी है एस्टिमेट इक्वेशन। एस्टिमेट इक्वेशन में आपने जो अपना मॉडल है उसको लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैं रिव्यू करी हूँ जो जिनका मैंने पहले भी ये मॉडल रिव्यू किया, फॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल फॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी लेट्स सपोज आरओए से चेक हो रही है। आरओए सी आपने लिखना है कि कोड है बेसिकली, लेट्स सपोज करंट रेशो है। फिर उसके बाद ये कॉमास में सेपरेट होगी ऑटोमेटिकली, वो आप देखेंगे उधर तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कोई रेशो है, जिस नाम से आपने डेटा को इंपोर्ट किया है उसी नाम से आप यहाँ पे देंगे, और अकाउंट रिसीवेबल रेशो। ठीक है, इसको जो सबसे पहले आपने एस्टिमेट करनी है। क्वेश्चन एस्टिमेट करने के बाद आप डायग्नोस्टिक लगाएंगे, रैंडम। उसके बाद आप हॉसमैन टेस्ट लगाएंगे। इस एस्टिमेट करनी है इक्वेशन रैंडम के साथ। फिर आपने डायग्नोस्टिक लगाना है। डायग्नोस्टिक लगाना है, उसे बोलेंगे आप हॉसमैन टेस्ट। हॉसमैन टेस्ट की वैल्यू को देके आप डिसीजन करेंगे। फिर आप डिसीजन आपने करना है। अगर तो आपका डिसीजन ठीक आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू जिसकी क्राइटेरिया है उसको मीट करता है, तो फिर तो यहीं पर रुक जाना है। अगर लेट्स सपोज ये डिसीजन यहाँ पर जो होता है वो हॉसमैन टेस्ट की वैल्यू ठीक नहीं आती है, देन यू विल मूव टुवर्ड द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप फिर एस्टिमेट इक्वेशन करेंगे, वैल्यू डिलीट हो जाएगी, फिर फिक्स करेंगे। फिर इसका डायग्नोस्टिक लगाएंगे, लाइवलीहुड टेस्ट करेंगे। इसका जो डिसीजन होगा या तो ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज ये एक्सेप्टेबल है तो यही रुक जाएंगे, पीछे वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। फिर इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन नहीं करना होगा। फिर आप सेकंड स्टेप को इसकी जो इक्वेशन है फिर इसे अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। लेट्स सपोज अगर ये भी आपका डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता, मतलब सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट वाली बात है, फिर आप कॉमन मेथड लगाएंगे और उसी से रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे, उसी क्वेश्चन से रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन ये सबके लिए डिफरेंट होगा, होता है सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का डिसीजन यहीं पे ओके हो जाता है तो उनको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनका ओके नहीं होता देन वो आगे मूव करेंगे। फिर अगर ये वाला भी डिसीजन ओके नहीं होता फिर फाइनली जो है वो उनका ये कॉमन मेथड को यूज करेंगे। तो ये इसके स्टेप्स हैं जो कि हमने फॉलो करने हैं और फिर रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन की है। ठीक है, तो अब मैं यही चीज़ अप्लाई करूंगी जाके एक दफ़ा डेटा के साथ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको करना कैसे। दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या करें। रिव्यूज़ की मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब जैसे ये मैंने डेटा इंपोर्ट किया है, मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे किया। ठीक है, अब मैंने क्विक में जाना है। क्विक में जाके मैं एस्टिमेट इक्वेशन करूँगी। एस्टिमेट इक्वेशन में देखो यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर सिलेक्टेड है। अब लेट्स सपोज मैं इक्वेशन एक लिखती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने लिखी भी थी यहाँ पर एक आरओए है, जैसे ये देखो जब ऐसे लिखेंगे ना तो आ जाएगा, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस नाम से जिस टाइटल से इंपोर्ट किया हुआ है ना बनाई हुई है फाइल, वही लिखनी है यहाँ पर। इसको मैंने लिया डीवी सी में, मैं लीवरेज ले लेती हूँ। लीवरेज लेना चाह रही हूँ, लीवरेज लिखना है यहाँ तो नजर ही नहीं आ रही मेरे हिसाब से। तो इक्विटी चलो ले लेती हूँ। तो डिफाइन नहीं है ना, ये डिफाइंड है। अब ये देखो इसको क्लिक किया तो ये आ जाएगा, इसमें मसला नहीं होगा। फिर देखते हैं और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ये कर लेते हैं। और क्या करें इसमें, टोटल एसेट कर लेते हैं। डिफाइन नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब इसको मैं जब रन करूंगी, ये देखो यहाँ पे वैसे जब नाम चेंज भी कर सकते हैं, रीनेम भी से कर सकते हैं ताकि आसानी हो जाए। लेकिन खैर मैंने ये 3 वेरिएबल्स मैंने आईवी लिए और एक मैंने ये अभी मैंने डायग्नोस्टिक, अभी मैंने पहले डिस्क्रिप्टिव नहीं चेक किए, मैंने असम्पशंस नहीं चेक की, मैंने डायरेक्ट जंप किए टुवर्ड्स एनालिसिस। लेकिन तरीकाकार ये होता है कि पहले आप डिस्क्रिप्टिव चेक करते हैं, उसके बाद अब आते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, कर लेते हैं अब इसको। ये मैंने एस्टिमेट की क्वेश्चन, अब मैं व्यू में जाऊंगी। अभी इसका कुछ भी नहीं करना। अभी सबसे पहले आपने जाना है डायग्नोस्टिक्स।
शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। नहीं, ये क्वेश्चन थी ना दी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसमें ऑप्शंस में जाएंगे आप, या तो ये लीस्ट स्क्वेयर। इसकी वजह ये है कि शायद मैंने इसको पैनल डेटा अनस्ट्रक्चर्ड नहीं किया, डेटेड पैनल नहीं किया मेरे ख्याल से। यहाँ पैनल ऑप्शन आना चाहिए। फिर दोबारा से सबमिट करते हैं। इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने इंपोर्ट करने में डेटा प्रॉब्लम किया है। लेट मी डू इट अगेन। यहाँ पे डेटा फाइल क्योंकि सही नहीं बनी हुई, तो इसलिए ये नहीं हो रहा सही। तो लेट मी सी, कोई और डेटा फाइल देखती हूँ जिसमें प्रॉपर से सही वो बनी हुई है। प्रॉपर से फाइल शायद मुझे किसी ने भेजी हो आप लोगों में से। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको देखती हूँ। जस्ट बेयर विद मी, मैं थोड़ा सा इसको देखूँ। मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने सोचा था कि साथ ही कर लेते हैं, बट ये डेटा फाइल अगर मुझे मिल जाए तो आई बी इन अ बेटर पोजीशन टू डू इट, बिकॉज ये ठीक नहीं बनी हुई ना डेटा फाइल। इसमें लेट्स सपोज मैं एक फाइल इंसर्ट कर लेती हूँ, एक कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ कंपनी का, और उसमें मैं बल्कि ईयर्स का होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं है इसमें। मैं लेकिन ये भी मैं जो कर रही हूँ ये चीज़ मैं नहीं कर रही, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक के ये दफ़ा मैं इम्पोर्ट ठीक कर लूँ, ताकि मैं जो मेन बात है वो बता सकूँ। ऐसा वो ईयर्स में ही रहने देता हूँ।
और मेरा कंसर्न जो है वो सिर्फ इससे एक मेथोडोलॉजी कम्युनिकेट कर दी है, ठीक है। ये ठीक नहीं है चीज़, लेकिन स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेटा फाइल के हवाले से बात करेंगे, मेथोडोलॉजी का जो स्टेप्स फॉलो करेंगे वो सही है। चलिए देखते हैं इसको। पता नहीं क्यों इसने पकड़ नहीं लिया। ये तो कंक्लूजन पूरा काम नहीं किया ना हमने। कोई और डेटा फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट शेयर में 2 मिनट मुझे दें, मैं ये डेटा फाइल अगर डाउनलोड कर लूँ ना तो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गाइड ही काम कर लेते हैं इंस्टेड की ऐसी डेटा फाइल है। बस 2 मिनट। तो अब मैंने सही वाली डेटा फाइल है उसको इनकॉर्पोरेट किया। लेट्स सी ओरिजिनल डेटा फाइल है बेसिकली। अब लेट मी शेयर इट विद यू। अब ठीक होगा, लेटेस्ट पैनल में जाएंगे, मैं अपनी दफ़ा कर भी लेती हूँ आपके सामने। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू। ये व्यूज है, डेटा फाइल मैंने जो आपको फॉर्मेट भेजा था ना उसका ही डेटा मैंने कॉपी किया है। अब देखो कॉपी यूजर से किया हुआ है, अगर मैं वो भी आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। जैसे ये एक्सेल फाइल का डेटा है, इसमें देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूलाज वाली फाइल थी ना वहाँ से मैंने कॉपीज़ की वैल्यू कॉपी की, जो ये बिल्कुल तैयार फाइल है जो रेडी टू इम्पोर्ट है। इसमें मैं जो मेरी वेरिएबल्स की वैल्यू थी जो फाइनल रेट से कैलकुलेट हुई थी वो हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हैं, और कंपनी के जो लेबल्स मैंने किए हुए हैं वो हैं। और इसमें कोई फार्मूला नहीं है, वहाँ से फॉर्मूले से कॉपी किया उस वाली फाइल से, और यहाँ पे मैंने पेस्ट वैल्यूज की है, ठीक है। ये फाइल मैंने यहाँ से कॉपी की है और इसी को मैं पेस्ट करूँगी ईव्यूज में। ये ईव्यूज की फाइल है, ठीक है।
यहाँ पे मैं अभी से पेस्ट करूँगी, ये देख लेते हैं। अगर इसे ये इस तरह की चीज़ आएगी आगे सामने। नेक्स्ट किया आपने, यहाँ से डेटेड पैनल, पहले मैंने अनस्ट्रक्चर किया था वो गलत था, डेटेड पैनल ठीक है वो करना है। यहाँ पे नंबर होना चाहिए, नंबर की जगह यहाँ पे कंपनी लिखा होना चाहिए। मैंने कंपनी ठीक से लेबल नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे नंबर लिखा आ रहा है। यहाँ पे आपकी जब फाइल में कंपनी लिखा होगा तो यहाँ पे आपने कंपनी लिखना है। यहाँ पे ईयर्स, ये ईयर्स ही है तो कम ईयर्स ठीक है। फिनिश किया तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हुई। अब यहाँ पे भी अगर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग ऑफ टोटल एसेट्स को बोलते हैं कि साइज है, तो अगर मैं यहाँ रीनेम करना चाहूँ तो मैं आसानी के लिए कर सकती हूँ टोटल एसेट। ये लिख दूँ तो मुझे पता चल जाता है ये सॉरी टोटल ऐसे कहते हैं ये साइज को, तो ये अगर मैं लिख दूँ तो पता चल जाता है। इससे ये होता है कि आसानी हो जाती है, जब आप एस्टिमेट इक्वेशन में जाते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। अब लेट्स सपोज मैं सबसे पहले अब तरतीब से ही चलते हैं जैसे मैंने थ्योरी में बताया। सबसे पहले हम इसके चेक कर लेते हैं, नॉर्मलिटी को चेक कर लेते हैं। सारे जो जितने भी मेरे लेट्स सपोज मेरे मेन वेरिएबल्स साइज है, टोटल एसेट है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट को छोड़ें आप, लोन टू टोटल एसेट है, बुक वैल्यू है। लेट्स सपोज ये चार मेरे जो हैं वो आईवीज हैं, और डीवी जो होगा वो आपका इसमें आरओई कोई लिया होगा डब्ल्यूसी। लेट्स सपोज इसका जो आईवी है वो मार्केट टू बुक वैल्यू है, ठीक है। तो ये 5 वेरिएबल्स मैंने चूज कर लिए हैं। जो मेरे हैं आप ये तो नहीं होंगे ना, जितने ये तो एक्स्ट्रा दिए हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ पिक कर लिए हैं। वैसे तो सारे ही करने चाहिए थे। तो अच्छा ये मैंने इसको अब जाके मैं इस तरह भी कर सकते हैं और इसको राइट क्लिक भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने चूज किए थे टोटल एसेट साइज और लोन टू टोटल एसेट और बैंक भी मैंने चूज किया था। राइट क्लिक किया, ओपन इस तरह से भी कर सकते हैं, ओपन एज ए ग्रुप। ये जो मैंने चीज़ें सेलेक्ट की हैं इसको मैं प्लॉट भी कर सकती हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में गए, इंडिविजुअल सैम्पल्स, ये जो सारी चीज़ें ये अपने टेबल, ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव्स का टेबल है। इसको ऐसे ही कॉपी करना है और अपने रिजल्ट्स के टेबल में जाके पेस्ट कर देना है। ये बेसिकली आपको बताता है, देखो स्क्यूनेस आपको बताता है आपकी जो फ्लैटनेस ऑफ द बेल का, कर्टिसिस आपको बताता है पॉइंटीनेस ऑफ द बेल का, जाग बेरा जो स्टैट है वो आपको बताता है और द नॉर्मलिटी ऑफ द डेटा, ठीक है। मीन वैल्यू आपके बारे में आपको पता चलता है, ये जो डेटा में वैल्यूज दी हैं आपके कॉलम में वो मीन से कितना डेविएट है। मैक्सिमम वैल्यू इन योर डेटा फाइल, हर जो कॉलम आपने बनाया होगा ना, जैसे करंट रेशियो का आपने जितनी कंपनीज का डेटा कलेक्ट किया, तो करंट रेशियो में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कितने फासले में है, वैल्यू वेरिएंस कितनी है, ये बताते हैं। तो ये इसी तरह कॉपी करना है, जाके उधर पेस्ट करना है। ये डिस्क्रिप्टिव्स है बेसिकली। इसको प्लॉट करोगे तो ये नॉर्मलिटी बता देगी। प्लॉट कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं ये देखो ग्राफ में जाके उधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ से व्यू में जाते हैं, यहाँ से आप चूज कर लें आपको बार चार्ट चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए, ठीक है। ये आप प्लॉट करेंगे तो आपको नॉर्मलिटी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये जब आप इस पे इसको ड्रॉ करें, डिफाइट करें तो वो नॉर्मल होना चाहिए। अब मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मेरा जो डेटा है वो नॉर्मल है। लेट्स सपोज अगर किसी का डेटा नॉर्मल नहीं आता तो उसके भी 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जो वेरिएबल जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको आप उसमें से उसकी एवरेजिंग कर लें, या उसका लॉग भी लिया जा सकता है, उसकी एवरेजिंग की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी मीन वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जब आप इसे प्लॉट करते हैं तो लेट्स सपोज आपको देखते हैं और आपको ये अंदाजा होता है कि लेट्स सपोज कि साइज की वजह से जो नॉर्मलिटी नहीं आ रही, ठीक है। तो उसमें आप साइज की जो मीन वैल्यू है, ये हर उसकी साइज के कॉलम में जो भी जितने हर वैल्यू में से इस मीन वैल्यू को माइनस करेंगे और जब उसे दोबारा प्लॉट करेंगे तो वो नॉर्मल होगी। ये इस तरह से भी किया जा सकता है। साइज का तो ऑलरेडी लॉग लिया हुआ है, जैसे अगर कोई ऐसा कॉलम है तो उसका आप लॉग लेके भी उसको लीनियर कर सकते हैं। तो पहले डेटा को लीनियर करना जरूरी है। लीनियर करने से बना दिए कि उसको नॉर्मलिटी
प्लॉट करना और डाटा को नॉर्मल करना जरूरी है। ठीक है, जब डाटा को नॉर्मल कर लिया उसके बाद अब आपने बाकी जो मसाइल हैं वो आपको डाटा के अंदर से पता, जब आप क्वेश्चन रन करेंगे तो उसके अंदर से पता चलेंगे, तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्टर्स को रन किया, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना या सेव भी कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं हम क्विक पे। अब हम स्टार्ट कर लेंगे पहले डाटा रिग्रेशन। सबसे पहले हम जाएंगे एस्टिमेट इक्वेशन पे। एस्टिमेट इक्वेशन पे मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जूम करी हूँ कि एमटीबी जो है वो इसका जीबी है, सी लिखा है यहाँ पर, आईडी में मैं समझ रही हूँ इसका, इस डेटा में से कि साइज है, टोटल एसेट्स हैं और इसके बाद नोड की टोटल एसेट्स। ये मैंने इसको ओके किया और ये मेरे पास आगे इस चीज से मुझे पता चल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एमटीबी है और बाकी आईवीज हैं, ये इंटरसेप्ट है बेसिकली। अब इसको भी कुछ करना नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी जब तक आपने इसका डायग्नोस्टिक नहीं लगाना। सबसे पहले इसका डायग्नोस्टिक चेक करना है, व्यू में जाना है, इधर से भी जा सकते हैं, एक ही बात है। व्यू में जाना है, रेजिडुअल, फिर ये इसमें जाना है फिक्स्ड एंड रैंडम, फिर टेस्टिंग में जाना है। सबसे पहले हॉस्टमैन टेस्ट चेक करना है, बल्कि उससे भी पहले मैंने फिर एक गलती कर दी है, लेट मी सी। जब आप ये क्वेश्चन रन करने लगेंगे ना तो यहाँ पर पैनल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप रैंडम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये काम, ये नहीं मैंने किया था, अब दोबारा करिए। ओके किया, ये आपके पास आगे, इसका कुछ भी नहीं करना, अभी जाना है व्यू पे। व्यू पे जाके आपने यहाँ पे हॉस्टमैन टेस्ट लगाना है। हॉस्टमैन टेस्ट में ये वैल्यू जो होती है आपकी पी वैल्यू, इसको आपने देखना है। अगर तो ये सिग्निफिकेंट है तो यहीं पे रुक जाना है और वापस इक्वेशन में जाके उसको रन करके आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। हॉस्टमैन इसमें इस उस वाले हॉस्टमैन टेस्ट में से सिर्फ ये चीज़ रिपोर्ट होगी। इसको कॉपी करना है, हॉस्टमैन टेस्ट की हेडिंग के नीचे ये लिख देना है कि हॉस्टमैन टेस्ट जो था वो आपका जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट था, तो इसलिए आपने इसको किया। नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर मॉडल, रिग्रेशन मॉडल विद रैंडम इफेक्ट। ठीक है, इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, सॉरी इसको इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर ये इनसिग्निफिकेंट होगा पी वैल्यू का जो मॉडल है तो इसका मतलब ये है कि रैंडम मॉडल इज नॉट सूटेबल हॉस्टमैन टेस्ट। अब आप अगले मॉडल पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट होगा तो आप यू विल मूव टुवर्ड्स द फिक्स्ड इफेक्ट, अगले अगली तरफ चले जाएंगे। अगर ये इनसिग्निफिकेंट होता तो आप यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट कब होता जब ये 0.05 की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा होता है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0.6 होती, 0.06 की बजाय 0.10 होती, 10% होती थी वैल्यू, 0.05 से ज़्यादा होती तो ये इनसिग्निफिकेंट होता। जब इनसिग्निफिकेंट होता तो आप इधर ही रुक जाते और आप रैंडम मॉडल से अपनी इक्वेशन को एक्सप्लेन कर देते। अब चूंकि ये सिग्निफिकेंट आ गई है तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने एक स्टेप फर्दर करना है। फर्दर क्या करना है, आपने दोबारा एस्टिमेट इक्वेशन पे जाना है, वो वाली चीज़ खत्म हो गई है। सिर्फ यहाँ से आपने ये इसको कॉपी किया और पेस्ट किया, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट था। अब आप जाएंगे अगले स्टेप की तरफ। अगर ये इनसिग्निफिकेंट होता तो आप उसी पिछले वाली इक्वेशन को जाके रैंडम इफेक्ट वाली वही टेबल आप उधर से कॉपी करके एक्सप्लेन करते हैं। अब आपने क्या करना है, यही इक्वेशन है, इसको आपने पैनल उसमें गए, यहाँ पे आपने रैंडम की बजाय फिक्स कर देना है, फिर इसको ओके करना है। अभी इसको एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं करनी बीटास की और कुछ भी। अब इस पर जाना है व्यूज पे, वहाँ पे जाके फिक्स एंड रैंडम टेस्टिंग पे जाना है, यहाँ से लाइवलीहुड करना है। ये जो लाइवलीहुड टेस्ट है इसको सिग्निफिकेंट होना चाहिए। देखो ऑपोजिट है चीज़ें, वो रैंडम के साथ जब आपने डायग्नोस्टिक लगाया तो उसको इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए था। अगर वो इनसिग्निफिकेंट होता तो रैंडम वाज ओके, लेकिन वो चूंकि हमारा सिग्निफिकेंट आ गया तो हम अगले स्टेप की तरफ मूव कर गए। अब इस स्टेप में उल्टा हिसाब है, इसमें अगर सिग्निफिकेंट आ गया तो ओके है, इनसिग्निफिकेंट आया तो ओके नहीं है। तो फिर आपने इसमें, अब ये चूंकि सिग्निफिकेंट आ गया तो आपने कहना है अपने मॉडल को फिक्स समय के साथ एक्सप्लेन करना है। ये मैंने डायग्नोस्टिक लगाया, ये सिर्फ एस के की वैल्यू है, यूपी वैल्यू ये सिग्निफिकेंट आई है। इसका मतलब ये है कि मैं इन रिजल्ट्स को जो कि फिक्स के साथ हैं, इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी, इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी, रैंडम वाले रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये अब जब ये चीज़ आपकी ओके हो गई, मतलब आपको पता चल गया कि ये मॉडल है जो कि मेरे डाटा के लिए सूटेबल है और ये मॉडल मैंने यूज़ करना है, इस मॉडल को मैंने एक्सप्लेनेशन और इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, हर चीज़ नहीं एक्सप्लेन करनी होती, जो काम की चीज़ें हैं वही बताएंगे। ये जो फॉर एग्जाम्पल पी वैल्यूज हैं जिसमें आपका साइज है कि आप साइज इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, क्यों चाहिए कि 0.05 से कम है, ये 0.05 ज़्यादा है, इसका मतलब इनसिग्निफिकेंट है, ये भी इनसिग्निफिकेंट है। यानी कि आपका मॉडल जो है कहता है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग का या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी पे, एक्सेप्ट साइज, लेकिन साइज तो कंट्रोल वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब कितने परसेंट, जब नॉन सिग्निफिकेंट आते हैं तो फिर बीटा को एक्सप्लेन करने की ऐसा जरूरत नहीं रहती, सिग्निफिकेंट हो तभी जरूरत पड़ती है ना। तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर हाँ असर पड़ रहा है तो कितने परसेंट पड़ रहा है, कितने परसेंट पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है।
ये जो नेगेटिव का साइन है ये नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट को सिग्निफाई करते हैं। 0.5 52 अगर ये सिग्निफिकेंट है तो कितने परसेंट है 52%। 52% नेगेटिव यानी कि साइज के कम होने से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और साइज के बढ़ने से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है वो वेरिएबल्स का। तो ये बेसिक चीज है। उसके बाद यहाँ से आप एडजस्टेड आर स्क्वायर को एक्सप्लेन करते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है बेसिकली कि मॉडल की गुडनेस इफेक्ट को बताता है कि कितने परसेंट आपका मॉडल जो है वो आपके आईवी जो है वो डीवी को एक्सप्लेन करता है, कितने परसेंट जो है प्रेडिक्शन है उनकी उसकी वैल्यू आपकी ठीक है आपके मॉडल के अकॉर्डिंगली। जो सम जो है स्केट रेजिडुअल है वो बताता है कि कितने परसेंट डिस्क्रिपेंसी है आपके मॉडल में और आपकी जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसमें। उसके बाद स्टैटिस्टिक की तो बताने की वैल्यू नहीं है बिकॉज ये ओवरऑल मॉडल की गुडनेस इफेक्ट बता रहा होता है जो कि बहुत ही कम है। टी जो होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर टी स्टैटिस्टिक होता है वो हर वेरिएबल की गुडनेस इफेक्ट बता रहा होता है, ये ओवरऑल मॉडल की बताता है इसलिए इतना इसका यूज उसमें नहीं है, मतलब इसको बताने की इतनी जरूरत नहीं होती। और उसके बाद डर्बिन वाटसन की वैल्यू है या ऑटो कोरिलेशन के बारे में बताती है। ये जो है इसकी वैल्यू होती है 1 से 4 के बीच में। अगर 2 के आसपास हो तो ठीक होता है, अगर 1 से 2 से कम है तो उसका मतलब है नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है, 2 से ज्यादा है तो उसका मतलब है पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। तो ये डर्बिन वाटसन की वैल्यू, इसका मतलब है कि आपकी वैल्यूज में ऑटो कोरिलेशन भी है। ये बात है। लेट्स सपोज अगर ये जो क्या नाम है इसकी जो हमने सेकंड एस्टिमेट इक्वेशन में जाके जब यहाँ पे हमने जाके फिक्स किया तो हमने देखा कि वो सिग्निफिकेंट आ गई थी और फिर हमने उसी मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स सपोज अगर हम फिक्स के साथ डाटा रन करते और वैल्यू आपकी जो डायग्नोस्टिक की वैल्यू थी वो आपकी इनसिग्निफिकेंट आ जाती। जब इनसिग्निफिकेंट आ जाती इसका मतलब है कि ना रैंडम इस पे मॉडल लगता है ना फिक्स मॉडल लगता है, तो फिर क्या लगता है मॉडल, तो फिर आपने तीसरी दफा फिर एस्टिमेट इक्वेशन करनी थी विद नन के साथ, इसको सेलेक्ट करके फिर एक दफा इक्वेशन रन करनी थी और जो आंसर आ जाता आप बस उसको एक्सप्लेन कर देते। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। मैं इसको देख के बताती हूँ तुम लोगों को जो आपकी नोट्स मैंने आपको बना के दी। अब देखेंगे इसको तो शायद आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मैंने जो डेटा फाइल इंपोर्ट की उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्टिव्स चेक किए उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने जो मेरी मेथोडोलॉजी है एस्टिमेट इक्वेशन लिखी मैंने उसमें क्विक में जाके एस्टिमेट इक्वेशन किया, अपनी इक्वेशन लिखी जो मेरा बेसिकली था मॉडल रिग्रेशन मॉडल वो लिखा। उसके बाद मैंने उसको रन कर दिया। रन करने के बाद मैंने व्यूज पे जाके डायग्नोस्टिक में रैंडम एंड फिक्स्ड जो टेस्टिंग थी उसमें मैंने हॉजमैन टेस्ट को जाके चेक किया। अगर तो हॉजमैन टेस्ट आपका इनसिग्निफिकेंट है देन स्टॉप हियर। अगर वो सिग्निफिकेंट आता है तो देन मूव टू। फिर आपने दोबारा अगर वो आ गया तो उधर से आपने कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लेना है हाउसमैन टेस्ट का रिजल्ट, ताकि आपको बता सके ना किसी को कि हमने टेस्ट किया था तो हाउसमैन की वैल्यू ये सिग्निफिकेंट आई थी तो हमें फिक्स्ड इफेक्ट की तरह मूव करें, तो वो आपने टेबल रिपोर्ट भी करना है। उसके बाद दोबारा एस्टिमेट इक्वेशन की, एस्टिमेट इक्वेशन में जाके पैनल ऑप्शन में जाके फिक्स्ड इफेक्ट को सिलेक्ट किया क्रॉस सेक्शन के अगेंस्ट। फिक्स्ड इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इक्वेशन रन की, इक्वेशन रन करने के बाद डायग्नोस्टिक में गए, डायग्नोस्टिक में जाके लाइक्लीहुड टेस्ट आया, लाइक्लीहुड टेस्ट में देखा कि काई स्केल की जो वैल्यू है वैल्यू को देखा। अगर तो वो सिग्निफिकेंट है इसका मतलब है ओके देन स्टॉप एट दिस स्टेप। अगर वो इनसिग्निफिकेंट आ जाती है देन प्रोसीड फर्दर। प्रोसीड क्या करेंगे, दोबारा एस्टिमेट इक्वेशन में जाएंगे जिसमें क्रॉस सेक्शन में आपने नन लिखा होगा। देखो सबसे पहले स्टेप में रैंडम चूज किया था, दूसरे में फिक्स चूज किया था, तीसरे में नन है। उसके बाद जब नन चूज करेंगे उसके बाद आप जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद कोई डायग्नोस्टिक नहीं है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको वैसे ही एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन कर देंगे। ठीक है, तो वो उसे कहते हैं इसको कॉमन मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैंडम इफेक्ट विद फिक्स मेथड जो है वो मेथड, और रैंडम फिक्स्ड इफेक्ट सॉरी इसको बोलते हैं पैनल डेटा रिग्रेशन विद रैंडम इफेक्ट। तो या वो करके पता चलता है कि आपके मॉडल के लिए कौन सा सूटेबल है, आपकी स्टडी के लिए कौन सा जो रिग्रेशन मॉडल है वो सूटेबल है, रैंडम इफेक्ट के साथ, फिक्स्ड इफेक्ट के साथ या कॉमन इफेक्ट के साथ। तो ये सारी की सारी मेथोडोलॉजी है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। इसके लिए ईव्यूज मैंने वैसे अपने ये जो डेस्कटॉप है अपना जो लैपटॉप है इससे जब मैंने डेस्कटॉप पे ट्रांसफर करने की कोशिश की तो मुझे नहीं मिल रहा था, ये स्टूडेंट वर्जन है बेसिकली, ये डाउनलोडेबल उस तरह से नहीं है। तो मैंने यूएसबी से जब उस पर ट्रांसफर करने की कोशिश की तो वो नहीं हो रहा था मेरे से, तो मेरे सिस्टम में बहुत पुराना ये ईव्यूज 8 पड़ा हुआ था तो मैंने उस पर चेक कर लिया, तो मेरे पास इस तरह सेटअप नहीं है।
मैं कोशिश करती हूँ कि यूएसबी को जो है वो अपलोड करूँ अगर ड्राइव में और आपको शेयर कर सकूँ। लेकिन अगर ये वीडियोज़ अगर आप डाउनलोड कर लें किसी तरह, उसका ट्रायल वर्जन ही करके एक दफ़ा ये देख लें, प्रैक्टिस कर लें और ये सारा जो प्रोसेस है इसको रिकॉल कर लें और इसको अटेम्प्ट कर जाएँ और कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बताएँ, तो फिर हम फिर आपके आप डाटा के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर डाटा पे अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे। हो सकता है किसी की मल्टीकोलिनैरिटी निकल आए, किसी की नॉर्मैलिटी का इशू हो, तो वो फिर डाटा के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व किया जाएगा। तो अभी फिलहाल तक के लिए ये है कि एक तो ये मेथोडोलॉजी को देख लें, इसको सुन लें, इसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे बता दें। प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी। ईव्यूज़ का सेटअप अगर तो कहीं से डाउनलोड हो जाता है ट्रायल वर्जन, तो उस पे करके देख लें। ये ईव्यूज़ का वर्जन 8 था जिसमें मैंने काम किया है। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो फिर मैं खुद 2-3 दिन से स्टक हूँ यहाँ पर कि मुझे यूनिवर्सिटी में तो मिल ही नहीं रहा, ना आईटी वालों के पास है, ना इधर आपके सर्वर पे पड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत पुराना 8वां वर्जन था जो मेरे ज़माने का मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने उसको चेक कर लिया। लेकिन ये ओपन वर्जन है, इसकी जो ये डाउनलोडेबल उस तरह से नहीं है और ये ड्राइव पे मैं अपलोड करने की कोशिश करी थी। जब मैंने इधर से लैब वाले सिस्टम पे इसको ट्रांसफर करने की कोशिश की तो नहीं हुआ ये। तो पता नहीं मैं शेयर करवाऊँगी या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मेथोडोलॉजी तो कम से कम शेयर करूँ, क्या पता आप लोग ट्रायल वर्जन से कर लें। तो ये देखो अगर हो सकता है तो, अदरवाइज़ मैं और देखती हूँ कि किसी की तरह ईमेल अरेंज किया जाए और आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन फिलहाल ये मेथोडोलॉजी को थोड़ा-सा देख लो, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती या इसके प्रोसेस में या स्टेप में कोई मसला या समझ में अगर चीज़ नहीं आ रही, तो मुझे बताओ ताकि मैं फिर इसको एड्रेस करूँ। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।